नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिशन 2024 पर पीएम मोदी तेलंगाना और राजस्थान का किया दौरा। 6100 करोड़ की दी सौगात। मां भद्रकाली से लिया आशीर्वाद। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट, दिल्ली तक फैला करप्शन, बस मोदी को गाली देना इनका काम। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा वाला खेला, बूथ बूथ बमबाज, मतपेटियों की लूट, दंगाइयों को मिली पूरी छूट, सुलग रहा पूरा बंगाल, अब तक 35 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में घमासान जारी, फडणवीस शिंदे की हुई लंबी मुलाकात, तो शरद पवार का बड़ा कबूलनामा, कहा सरकार में शामिल होने के लिए 2014, 17 और 19 में बीजेपी से की थी बात। ईडी ने मनीष सिसोदिया की संपत्ति की जब्त, तो बचाव में उतरे केजरीवाल, पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा करोड़ों की नहीं 80 लाख की संपत्ति हुई जब्त। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 3 रेलवे कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या और सबूतों को नष्ट करने का केस दर्ज। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मिशन तेलंगाना और राजस्थान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो तेलंगाना और राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। तेलंगाना में लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई बड़ी विकास परियोजनाओं की नींव रखी। तेलंगाना पहुंचते ही सबसे पहले भद्रकाली मंदिर गए, वहां पूजा अर्चना की, गाय को चारा भी खिलाया। उसके बाद मंच से केसीआर सरकार पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा तेलंगाना की केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, बल्कि अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। साथ ही राजस्थान के बीकानेर पहुंचकर 25,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी जमकर बोले हैं पीएम मोदी। जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की पोल खोल रहे हैं, क्या अब एक्शन होगा राजस्थान और तेलंगाना में? देखिए, तेलंगाना पे तो एक्शन ऑलरेडी हो रहा है। कुछ वक्त की बात है, चीफ मिनिस्टर की बेटी सलाखों के पीछे होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तरीका बड़ा ही निराला है। आप देखिए किस तरीके से भद्रकाली के मंदिर में बैठ के जो पूजा अर्चना उन्होंने की, मजा आ गया देख के। फिर जहां पे अटैक करना था तो उन्होंने कहा कि भाई इतने भ्रष्ट हैं ये लोग, केसीआर की पार्टी तेलंगाना से दिल्ली तक। वो याद दिला रहे थे कि किस तरीके से ये केसीआर के खानदान के लोग दिल्ली में केजरीवाल के साथ मिलके ये शराब घोटाले में शामिल हैं। जो अकाउंटेंट पकड़ा गया, जो के कविता जो यहां पे आकर के मनीष सिसोदिया के साथ बैठ के, केजरीवाल के साथ बैठ के गुपचुप ये पूरी नीति बनाना, और ये साउथ लॉबी, उसकी सरगना कौन? केसीआर की बेटी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी छोड़ते किसी को नहीं है। फिर पहुंचे वो राजस्थान। राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, बार बार जाना, एक और सिग्नल दे रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे इसकी घोषणा नहीं की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और वहां अलग पार्टी से अलग वसुंधरा राजे सिंधिया कार्यक्रम कर रही हैं, रैलियां बुला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। जी, अगली खबर में बात बंगाल चुनाव और हिंसा की। आज ममता की राज में पंचायत चुनाव भारी हिंसा के बीच हुई। कहीं बैलेट बॉक्स लेकर भागने की खबर सामने आई, कहीं बैलेट बॉक्स को आग लगा दिया गया, कहीं बमबारी, कहीं गोलीबारी, कहीं पत्थरबाजी, तो कहीं मारपीट। कल देर रात से अब तक 15 से ज्यादा की मौत की खबर सामने आ चुकी है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 4 मौतें
हुई हिंसक झड़पों में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 2 मतदान केंद्रों पर मतपेटियों को नष्ट कर दिया गया। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों के 1,30,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी थी, पर इसके बावजूद भी ममता की राज में खूनी खेल हुआ। इसको लेकर अमित शाह ने रिपोर्ट भी मांगी है। सुबह से हिंसा जारी है, ममता बनर्जी क्यों कुछ बोल नहीं रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी क्यों बोलेगी? उनके लोग कर रहे हैं ये सारा काम, उनकी पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ। उनकी सरकार में कार्यरत सरकारी अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर बनकर पोलिंग बूथ पे सारा मैनेजमेंट जो लोग देख रहे हैं, बिना उनके शामिल हुए तो हो ही नहीं सकता। पोलिंग बूथ के अंदर तृणमूल का गुंडा बैठा हुआ होता है, वो कहता है यहीं पे डालो। सवाल एक और है, कहां है वो जो डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया गैंग? बड़ी बड़ी आर्टिकल, बड़े बड़े बयान, ये सारे भाषणबाजी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है डेमोक्रेसी खतरे में, वहां कोई नहीं बोल रहा अभी। दया तो मुझे कांग्रेस पार्टी पे आ रही है। 62 साल का एक कार्यकर्ता मारा गया, कांग्रेस के हैंडल से एक ट्वीट भी नहीं। इसके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं राहुल गांधी के की पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, एक शब्द नहीं। राजनीति कर रहे हो, इतनी बड़ी मजबूरी किस बात के लिए कि 2024 में महागठबंधन नहीं बनेगा, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मारते हो, मारो। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक वाकया है। और बंगाल में अभी जितने भी खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग या अवार्ड वापसी गैंग, सबसे ज्यादा उधर ही। बहुत बार इन लोगों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ रैलियां, तो कभी सिग्नेचर कैंपेन, पता नहीं क्या क्या किया। सबके मुंह में दही जमा हुआ है, एक व्यक्ति भी इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? पॉलिटिकल करेक्टनेस। आपकी ये चुप्पी बंगाल को नरक में तब्दील कर रहा है और आप मुंह ताक कर इसे देख रहे हैं। जी, अब बात करते हैं महाराष्ट्र में जारी घमासान की। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच पिछले 2 दिनों से आधी रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई गोपनीय बैठक से सियासी चर्चा का माहौल गर्मा गया है। कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के बीच आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद खतरे में है, तो वहीं शरद पवार ने कहा, न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। साथ ही खुलासा किया कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार में शामिल होने के लिए उनकी पार्टी से बात हुई थी। 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन की बात हुई थी, लेकिन अलग विचारधारा होने के चलते आगे नहीं बढ़े। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? शरद पवार क्या चाहते हैं? देखिए, शरद पवार लगता है कि उम्र का तकाजा, उम्र का असर उनके ऊपर पड़ रहा है। आपने कह दिया, कबूल कर लिया कि 3 बार आप भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने के लिए आप बातचीत कर रहे थे, सौदेबाजी चल रही थी, निगोशिएशंस हो रहे थे। कैपिटल टीवी के दर्शकों को अगर याद हो, लगातार इस तरह की खबरों को हम लोग बताते रहे थे कि किस तरीके से एनसीपी बीजेपी के साथ मिलके उद्धव ठाकरे को छोड़ के सरकार बनाना चाह रही है। और तो और ये देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने मना किया। दिल्ली में तो लोग कन्विंस भी हो गए थे, लेकिन ये जो आप कबूल कर रहे हो, तो शरद पवार ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। एक बात तो तय है, ये अब नहीं कह सकते कि सेक्युलरिज्म, हम विचारधारा और माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ने वाली पार्टी हैं, हम आइडियोलॉजिकल अलायंस करते हैं, ये बातें अब वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। दिक्कत क्या है? इस तरह के कबूलनामे से शरद पवार के ऊपर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष भी अब शक के
निगाह से देखेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अभी भी शक की निगाह में ही है। इसलिए देर रात तक मीटिंग चल रही है। दो ऑप्शंस हैं, अगर अजीत पवार बहुमत साबित नहीं कर पाते, 35 से ज़्यादा नहीं कर पाते, तो क्या स्थिति होगी, तब किस तरह से। एक बात क्लैरिटी से जानना और समझना चाहिए कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के अलायंस में कोई गड़बड़ नहीं है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का जो तरीका शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने तैयार किया है कि कुर्सी खतरे में है तो इतने लोग जाने वाले हैं, इतने लोग आने वाले हैं, दोनों लंबी बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग अपनी पोजीशन को इलेक्शन में किस तरह से कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, अभी कितने और लोगों को शिंदे गुट की तरफ से मंत्री पद दिया जाएगा, जो अभी एनसीपी की तरफ से जो लोग आए हैं उनको क्या क्या पद देना है, ये सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। अभी मसला डिस्कशन का है। जब तक अजीत पवार पूरी तरीके से अपने आप को विधानसभा के अंदर एक बहुमत वाली और ओरिजिनल एनसीपी साबित नहीं कर पाएगी, तब तक ये बातचीत का दौर जारी रहेगा। अब बात अगली खबर की। मनीष सिसोदिया की जब्त संपत्ति पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कल ही खबर सामने आई कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुछ और लोगों की करीब 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। खबर सामने आते ही अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूलने लगे। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके सिसोदिया को बदनाम किया जा रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि 52 करोड़ की संपत्ति नहीं बल्कि 80 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही आतिशी मार्लिना भी बचाव के लिए मैदान में उतर आई तो बीजेपी ने भी जमकर केजरीवाल को घेरा। बीजेपी ने कहा, कट्टर ईमानदार नेता के नित्य नए किरदार उभर कर सामने आ रहे हैं, अभी तो और भी रिकवरी होना बाकी है। ईडी ने सिसोदिया की संपत्ति जब्त की पर केजरीवाल क्यों परेशान हो रहे हैं? केजरीवाल इसलिए परेशान है कि केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि हमारी जो सारी चोरी पकड़ी जा रही है। भाई पैसे कहां से कमा रहे हो, कौन सा धंधा कर रहे हो। और मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब ये अन्ना आंदोलन के बाद इसने पार्टी बनाई और टिकट देना है तो सबसे एफिडेविट करवाया था इसने। केजरीवाल ने कम ड्रामेबाज नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता कि नटवर लाल है। और जो एफिडेविट मनीष सिसोदिया ने दिया था उसमें इसने लिखा था कि दोस्तों के कंट्रीब्यूशन से चलते हैं। हकीकत क्या है, आंदोलन के लिए पैसा, एनजीओ का पैसा, ये सब जो आता था उसमें ये लोग बंदरबाट किया करते थे। लेकिन अन्ना हजारे ने उस वक्त ये कह दिया था कि ये जो आंदोलन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, जबकि अन्ना आंदोलन के समय ही इसने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया था। अब आप देखिए, ईडी ने साफ साफ अपने जो प्रेस रिलीज जो उन्होंने भेजा उसमें साफ साफ कहा कि इतने लोगों की, इतने करोड़ की हमने जब्ती की है। ठीक है, लेकिन ये तो नटवर लाल है, इसने चीजों को घुमा दिया। कहा कि नहीं, ये सिर्फ, भाई ईडी ने बताया 126 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, तो डल भी उसमें है, तो कोई जोशी है, कोई तमाम तरह के लोगों का लिस्ट वो दिया गया। लेकिन इसको राजनीति करनी है। दिक्कत क्या है, शराब घोटाले में केजरीवाल के गर्दन जो है बहुत जल्द नपने वाली है, इसलिए ये फड़फड़ा रहा है। ये उस तरह का व्यक्ति है जो पहले से ही, आप देखिए, उसको मालूम था कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल जाने वाला है, वो पकड़ा जाएगा। तो जब वो जेल नहीं गया था, आपको याद है, पंजाब में भी और गुजरात के चुनाव में भी ये कहता था कि मुझे मालूम है बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अरे भाई, चोरी किए हो, गिरफ्तारी होगी। तुम्हारे पास काला धन है, तुम्हारे चल अचल संपत्ति को सीज किया जाएगा, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, राजनीति किए बिना ऐसे चैन नहीं आता। जी, आज की आखिरी खबर में बात बालासोर ट्रेन हादसे की, जिसमें सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की धारा 304 मतलब गैर इरादतन हत्या और 201 मतलब सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
गया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अफसरों ने सबूत नष्ट करने के प्रयास किए थे, जिसको लेकर ही एक्शन लिया गया है। 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। क्या अब राज बाहर आएगा? देखिए, राज ऑलरेडी बाहर आ चुका है कि इसमें जो ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पे गई उसमें एक ह्यूमन इंटरफेरेंस था। ये 3 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि ये लोग उस सबूत को मिटाने की कोशिश में जुटे हुए थे। खैर, अब जो लोगों की मौत हो गई है वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर इन लोगों ने ये सारा काम किया है तो इनको मौत की सजा देनी चाहिए। तीसरी चीज, सरकार को भी अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस तरह का हम सिग्नल सिस्टम बना सकते हैं कि जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस की आवश्यकता ही ना हो। तो एक तो रेलवे को ज्यादा मॉडर्नाइज करना और किस तरीके से रेल पूरी तरीके से सिक्योरिटी की दृष्टि से फुल प्रूफ हो जाए, इस पे सरकार को काम करना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है कि अगर आप इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी अपनी नींद से नहीं जागते, आप उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि इस देश में यहाँ के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। सरकार 2024 के चुनाव से पहले कुछ नई व्यवस्था, नई सिग्नल टेक्नोलॉजी को लेकर के आती है तो ये माना जाएगा कि सरकार ने इस घटना से कोई सीख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुए हिंसा, जमकर बवाल, सुलग रहे बंगाल की करेंगे। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।